तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, आज की 3 में से 2 रीडिंग सफल। तभी एक और लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से बेहद रौबदार और अमीर दिखने वाली एक बुजुर्ग महिला उतरती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अरे, ये तो शिन ग्रुप की चेयरपर्सन है। सिस्टम भी तुरंत स्कैन करके बताता है कि उनके अंदर ताकत और अधिकार की बेहद शक्तिशाली आभा है। दादी मुस्कुराकर पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास आज की आखिरी रीडिंग बची है? फॉर्च्यून टेलर सिर हिलाकर कहता है, हाँ, आखिरी कस्टमर आप हैं। वह अपने पोते को आगे लाकर पूछती है, बताओ, क्या यह भविष्य में हमारा पूरा बिजनेस संभाल पाएगा? फॉर्च्यून टेलर कहता है, पहले इसकी बोन रीडिंग करनी होगी। तभी सिक्योरिटी वाले बीच में आते हैं, लेकिन दादी हाथ उठाकर उन्हें रोक देती हैं। फॉर्च्यून टेलर बच्चे के सिर पर हाथ रखता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और सिस्टम स्कैन शुरू कर देता है। कुछ सेकंड बाद रिजल्ट आता है, लीडरशिप 0, जिम्मेदारी 0, लेकिन पैसा उड़ाने की टैलेंट फुल मार्क्स। फॉर्च्यून टेलर उसकी हथेली भी देखता है और आखिर में गंभीर होकर कहता है, यह बच्चा आपका बिजनेस संभालने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, बल्कि अगर इसे चेयरमैन बना दिया तो यही आपकी पूरी दौलत खत्म कर देगा। दादी का चेहरा सख्त हो जाता है। कोई वजह? फॉर्च्यून टेलर उसके हाथ की तरफ इशारा करके कहता है, देखिए, इसकी लंबी उंगलियां और पतली हथेली फिजियोग्नॉमी में वेल्थ लीकिंग हैंड कहलाती हैं। यानी पैसा इसके हाथ में वैसे ही टिकेगा जैसे छलनी में पानी। पुराने लोग कहते थे, सोना भी इसके हाथ से बिना आवाज किए निकल जाएगा। फिर उसने बच्चे के माथे की तरफ इशारा किया, यहां की हड्डियां ऊंची और चमकदार हैं। इसका मतलब ये आजाद रूह है। इसे ऑफिस में बैठाकर फाइलें साइन करवाना सबसे बड़ी गलती होगी। 10 साल के अंदर यह पूरा ग्रुप बेच देगा, सिर्फ इसलिए कि दुनिया घूम सके। हो सकता है अंटार्कटिका में पेंगुइन देखने चला जाए, या किसी दिन बोले कि मंगल ग्रह देखने का मन है। भीड़ हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या सच में इतना निकम्मा निकलेगा? फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, निकम्मा नहीं, बस बिजनेस के लिए नहीं बना। इसकी असली ताकत नई जगहें, नई चीजें और दुनिया एक्सप्लोर करना है। अगर आपकी 3 पीढ़ियों की कमाई इतनी है कि खत्म ही नहीं होगी, तो इसे दुनिया घूमने दीजिए। यकीन मानिए, ये चेयरमैन नहीं, दुनिया का टॉप क्लास एक्सप्लोरर बनेगा। दादी प्यार से अपने पोते की तरफ देखकर पूछती हैं, बेटा, सच सच बताओ, चेयरमैन बनना चाहते हो? बच्चा मासूमियत से पूछता है, चेयरमैन बनूंगा तो शेर का शिकार कर पाऊंगा। दादी बोली, नहीं। बच्चा तुरंत बोला, तो मुझे नहीं बनना। मुझे अफ्रीका जाना है, अंटार्कटिका भी, और बड़ा होकर मंगल ग्रह भी देखना है। किंडरगार्टन में बैठ बैठकर पढ़ाई करते करते बोर हो गया हूं। दादी जोर से हंस पड़ी, अच्छा, तो हमारा असली वेल्थ स्पेंडर यही है। फिर गर्व से बोली, हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियों में इतना साम्राज्य बनाया है कि अगर ये पूरी दुनिया घूम भी ले तब भी खत्म नहीं होगा। दौलत बच्चों की खुशी के लिए होती है, तिजोरी में सड़ाने के लिए नहीं। उन्होंने फॉर्च्यून टेलर की तरफ देखकर कहा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पोते को मेरे सामने पैसा उड़ाने वाला कह सके। तुम पहले इंसान हो जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड तुरंत एक एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड निकालकर फॉर्च्यून टेलर की तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, मैडम की तरफ से इनाम, और आज के बाद शिन फैमिली का नाम तुम्हारी ढाल होगा। लेकिन फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराया, अपना बोर्ड मोड़ने लगा और बोला, माफ कीजिए, आज का टाइम खत्म हो गया। काम के घंटे पूरे तो इनाम भी कल सही। इतना कहकर उसने करोड़ों की ब्लैक कार्ड लेने से भी साफ मना कर दिया। भीड़ बस उसे जाती हुई देखती रह गई। दादी हैरान रह गई। करोड़ों की ब्लैक कार्ड सामने थी, लेकिन फॉर्च्यून टेलर बिना पीछे देखे आराम से अपना बैग उठाकर चल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज की तीनों रीडिंग पूरी हो चुकी हैं, टाइम खत्म मतलब काम खत्म। फिर हल्के मजाक में बोला, ओवर टाइम करूंगा तो ऊपर वाला भी एक्स्ट्रा टैक्स काट लेगा। भीड़ हंस पड़ी। उसने आगे कहा, जरूरत से ज्यादा पैसा कभी कभी कर्मों का लोन बन जाता है, और भाई मुझे ईएमआई नहीं भरनी। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और निकल गया। दादी झुककर अपना ब्लैक कार्ड उठाती हैं और मुस्कुराते हुए धीरे से कहती हैं, ये लड़का जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी। उधर फॉर्च्यून टेलर घर पहुंचकर आराम से खाना खाता है, लेकिन जैसे ही फोन खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोशल मीडिया पर वही ट्रेंड कर रहा था, हर जगह हेडलाइन चल रही थी, करोड़ों ठुकराने वाला लेजेंडरी फॉर्च्यून टेलर। तभी अचानक फोन बजता है।
दूसरी तरफ डिटेक्टिव श्याओ होता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, कुछ दिनों तक ज्यादा इधर उधर मत घूमना। बड़े बड़े पुलिस अफसर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और शिन फैमिली भी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। फॉर्च्यून टेलर थोड़ा घबराकर पूछता है, मैंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा? डिटेक्टिव हंसकर कहता है, अरे नहीं भाई, इस बार तू ट्रेंड गलत वजह से नहीं हुआ। तेरी चेतावनी की वजह से हमारे एक ऑफिसर की टांग कटने से बच गई। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझे कॉल करना। कॉल खत्म होते ही सिस्टम का नया नोटिफिकेशन आ जाता है। अगला मिशन, सुबह 9 से 11 बजे तक एंटीक मार्केट में 3 लोगों की रीडिंग करनी है और इस बार नकली और असली खजानों की पहचान करनी होगी। अगली सुबह फॉर्च्यून टेलर तैयार होकर शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराता है। चलो भाई, आज किस्मत नहीं बर्तन चमकाने हैं। ठीक 9 बजे वह भीड़भाड़ वाले एंटीक मार्केट के ईस्ट गेट पर पहुंच जाता है। नीला कपड़ा बिछाकर बोर्ड लगा देता है, अगर मेरी रीडिंग गलत निकली तो एंटीक की जांच बिल्कुल फ्री। मार्केट में हर तरफ पुराने खिलाड़ी अखरोट घुमाते हुए घूम रहे थे, कैमरे लेकर कंटेंट क्रिएटर भी लाइव कर रहे थे। तभी बगल वाले स्टॉल का गंजा दुकानदार ताना मारते हुए बोला, ओ भाई, रास्ता भटक गया क्या? नौकरी वोकरी नहीं मिली? फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, रास्ता नहीं भटका, पैसा कमाने आया हूं। बूढ़ा दुकानदार जोर से हंस पड़ा, 20 साल से एंटीक बेच रहा हूं और तू लिखाई देखकर एंटीक पहचानेगा? फॉर्च्यून टेलर ने भी पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आपकी एक्सपर्ट आंखें ये भी नहीं पहचान पाई कि सामने रखे आधे सिक्के लेजर मशीन से बने नकली हैं? इतना सुनते ही दुकानदार का चेहरा देखने लायक हो गया। आधा घंटा बीत गया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। फॉर्च्यून टेलर मन ही मन बोला, लगता है यहां चश्मा और मैग्नीफाइंग ग्लास हो तभी लोग भरोसा करते हैं भी मजी। मेरे चेहरे पर तो बेरोजगार आईटी इंजीनियर लिखा हुआ है। तभी करीब 20-22 साल का एक लड़का अखबार में लिपटा हुआ कटोरा लेकर डरते डरते आता है। वह धीरे से फुसफुसाता है, भैया, मुझे मिंग डायनेस्टी का बाउल मिला है, 5,000 में खरीदा है, 50,000 तो आराम से मिलेगा ना। वह अखबार पर खजाना शब्द लिख देता है। बूढ़ा दुकानदार दूर से तमाशा देखने लगता है। फॉर्च्यून टेलर कटोरे की तरफ देखता तक नहीं, उसकी नजर सिर्फ लिखे हुए शब्द पर टिक जाती है। वह कहता है, ऊपर वाला हिस्सा बहुत चौड़ा लिखा है और नीचे वाला जेड का निशान दब गया है। इसका मतलब यह किसी मशहूर भट्टी का नहीं, किसी छोटे मोटे घरेलू कारखाने का माल है। फिर नीचे वाले हिस्से की तरफ इशारा करके बोला, देखो, यह बिंदु बहुत जोर से दबाकर लिखा गया है, जैसे स्याही फैल गई। ठीक वैसे ही इस कटोरे के नीचे वाला निशान भी फैलाया गया है। असली नहीं, जेड पाउडर और गोंद से बनाया गया नकली मार्क है। लड़का तुरंत विरोध करता है, नहीं, मैंने खुद देखा था, नीचे मिंग डायनेस्टी का मार्क है, घिसा हुआ भी लग रहा था। फॉर्च्यून टेलर हंसते हुए बोला, घिसा नहीं, सैंड पेपर से घिसा गया है, नया माल है भाई। लड़का गुस्से में बोला, छुए बिना कैसे बता दिया? फॉर्च्यून टेलर बोला, अगर इतना भरोसा है तो तोड़ दो, गलत निकला तो मैं 1 लाख दूंगा, या फिर नीचे लाइटर जलाकर देख लो। लड़के ने कांपते हाथों से लाइटर जलाया। जैसे ही गर्मी लगी, नीचे का पूरा नकली निशान पिघल गया और अंदर से अंग्रेजी में लिखा निकला, माइक्रोवेव सेफ। 1 सेकंड के लिए पूरा मार्केट चुप। फिर लड़के के हाथ से कटोरा छूटकर टूट गया और अंदर गोंद की मोटी परत साफ दिखाई देने लगी। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बिना हाथ लगाए नकली पकड़ लिया, यह बंदा इंसान है या एक्सरे मशीन? देखते ही देखते उसके स्टॉल के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। तभी लकड़ी का नक्काशीदार बॉक्स लेकर एक बुजुर्ग शख्स आगे आए। उन्होंने बॉक्स सामने रखकर कहा, पहले वाला बाउल पकड़ना आसान था, असली टेस्ट ये पेंटिंग है। बड़े बड़े ऑक्शन हाउस भी इसकी असलियत पर लड़ चुके हैं। उन्होंने कागज पर चित्र शब्द लिखा और उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, सच सुन पाएंगे? क्योंकि मैं चीनी कम और सच ज्यादा परोसता हूं। बुजुर्ग बोले, बस सच चाहिए। फॉर्च्यून टेलर ने उन्हें बॉक्स खोलने से ही रोक दिया, जरूरत नहीं। फिर उसने लिखे हुए शब्द को देखते हुए कहा, बीच वाला हिस्सा साफ और संतुलित है, लेकिन बाहर की रेखाओं की स्याही अलग है। ब्रश का दबाव भी मेल नहीं खा रहा। मतलब पेंटिंग का बीच वाला हिस्सा असली है, लेकिन किनारे की लिखावट, मुहर और माउंटिंग सब नकली हैं, किसी दूसरी पेंटिंग से काटकर यहां चिपकाए गए हैं। एंटीक की दुनिया में इसे कहते हैं दूसरे शरीर में आत्मा बसाना। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं 1 हफ्ते से इसी बात में फंसा हुआ था। बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे पूरी तरह असली बता रहे थे, लेकिन मुझे भी हमेशा लगता था कि पेंटिंग और कैलीग्राफी की स्टाइल आपस में मैच ही नहीं करती।
जब उस अमीर आदमी को आखिर समझ आया कि उसके सारे शक सही थे और वो एंटीक असल में एक फ्रैंकनस्टाइन पीस निकला, तो उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। उसने ज्योतिषी का हाथ पकड़कर कहा, अगर आपने सच ना बताया होता तो मेरे करोड़ों डूब जाते। और तुरंत एक लाल लिफाफा इनाम में दे दिया। ऊपर से इतना झुककर प्रणाम किया कि लोगों को लगा योगा क्लास शुरू हो गई है। यह नजारा देखते ही भीड़ टूट पड़ी। तभी धक्का मुक्की में एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने मैले से बैग के साथ घिसटता हुआ सामने आ गिरा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ज्योतिषी ने सबको चुप कराया और पूछा, बैग में क्या है? बूढ़ा बोला, कुछ खास नहीं, नदी किनारे कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे का टुकड़ा मिला था, कबाड़ी को बेचकर खाने का इंतजाम करने जा रहा था। जब उसने कीचड़ से भरा वो टुकड़ा निकाला तो भीड़ हंसने लगी। ज्योतिषी ने उससे कोई शब्द लिखने को कहा तो बूढ़ा बोला कि उसे सिर्फ लोहा लिखना आता है, क्योंकि वो कभी आयरन फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जैसे ही उसने लोहा लिखा, ज्योतिषी ने उल्टा उसी को लाल लिफाफा थमा दिया और बोला, मैं फीस नहीं लूंगा, ये तुम्हारे लिए है। फिर उसने उस शब्द का मतलब समझाते हुए कहा कि इसका इशारा उस चीज की तरफ है जिसकी असली चमक खो चुकी है, लेकिन असली कीमत अभी भी बाकी है। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई कबाड़ नहीं, बल्कि तांग राजवंश के समय का पीली नदी की बाढ़ रोकने वाले विशाल लोहे के बैल का हिस्सा है, जिस पर आज भी प्राचीन निशान मौजूद हैं। यानी बूढ़ा कबाड़ी नहीं, चलता फिरता खजाना लेकर घूम रहा था। भीड़ ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन ज्योतिषी ने बूढ़े को सख्त हिदायत दी कि इसे कबाड़ी को मत बेचना, सिर्फ 200 मीटर दूर म्यूजियम ऑफिस में जमा कर देना। उसने टैक्सी के लिए पैसे भी दिए और भरोसा दिलाया कि सरकार उसे सम्मान पत्र और इतना बड़ा इनाम देगी कि आराम से रिटायरमेंट कट जाएगी। बूढ़ा रोते रोते वहां से भाग गया। तभी पूरे मार्केट में अनाउंसमेंट गूंज उठा कि काला लोहे का टुकड़ा लेकर जाने वाला बूढ़ा तुरंत ऑफिस पहुंचे, क्योंकि वो ग्रेड ए राष्ट्रीय धरोहर निकला और एक बड़े केस की अहम कड़ी है। घर लौटकर ज्योतिषी ने देखा कि उसके अकाउंट में पूरे 50 लाख आ चुके हैं। तभी दरवाजे पर डिटेक्टिव श्याओ सेबों का बैग लेकर पहुंचा और अपनी बहन जियाओ शियाओया की मदद मांगी। उसने बताया कि अस्पताल में सीटी, एमआरआई और ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आए, लेकिन उसकी बहन हर रात एक अंधेरी जगह का सपना देखती है जहां दीवार के पीछे कोई लगातार खरोंचता रहता है। सबसे डरावनी बात यह कि सुबह उठने पर उसके नाखूनों में सचमुच धूल भरी होती है। डॉक्टरों ने उसे स्किज़ोफ्रेनिया बताकर मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ज्योतिषी उसके साथ अस्पताल गया। वहां पहुंचते ही सिस्टम ने नया मिशन दे दिया, 3 मरीजों के सपनों का सही मतलब बताओ। उसने गार्डन में ड्रीम इंटरप्रेटर का बोर्ड लगाया। पहला मरीज छाता लेकर आया और बोला कि उसने सपना देखा कि वो खुद फटा हुआ छाता बन गया है। ज्योतिषी ने समझाया कि यह मौत का संकेत नहीं, बल्कि अपनी मां को खोने का दर्द है। इतना सुनते ही मरीज फूट फूट कर रोने लगा। तभी डिटेक्टिव की बहन उसके सामने आई और कांपती आवाज में बोली, क्या आपको भी वो आवाज सुनाई देती है? उसने कहा कि दीवार के अंदर कोई लगातार 1, 2, 3 गिनते हुए खरोंच रहा है। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन वो जानती है कि कोई सचमुच वहां मौजूद है। ये कहते कहते उसके खून और धूल से भरे नाखून बेंच को खरोंचने लगे और वो हंसते हंसते अचानक रोने लगी। अब असली हॉरर की शुरुआत होने वाली थी। फॉर्चून टेलर की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं और सिस्टम ने पूरा राज खोल दिया। उसे साफ दिखाई दिया कि ये आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि कंक्रीट पर नाखून रगड़ने की है, और दीवार के अंदर एक सीक्रेट खोखली जगह भी मौजूद है। उसने तुरंत डिटेक्टिव श्याओ को बुलाकर कहा, तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल नहीं है, जो आवाज वो सुनती है वो सच में है। डिटेक्टिव घबरा गया, मतलब पड़ोसी के फ्लैट में कोई छिपा है? फॉर्चून टेलर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो तो दीवार के अंदर फंसा हुआ है। अभी इसी वक्त बेडरूम की उस दीवार को तोड़ो जो पड़ोसी के फ्लैट से लगी है। अंदर एक सीक्रेट कैविटी है और उसमें कोई इंसान अभी भी जिंदा है। 1 सेकंड भी मत गंवाना। यह सुनते ही लड़की राहत के आंसुओं में टूट पड़ी कि आखिर किसी ने उसकी बात पर यकीन किया। डिटेक्टिव ने फौरन अपनी टीम को फोन लगाकर बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामान मंगवाया। उधर फॉर्चून टेलर आराम से घड़ी देखने लगा, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का टाइम ट्रैक कर रहा हो। तभी अस्पताल के वार्ड 6 के हेड डॉक्टर लीवेई वहां पहुंचे और बोले, चलो देखते हैं ये ड्रीम इंटरप्रेटर कितना बड़ा खिलाड़ी है। उन्होंने अपना सपना बताया कि ऑपरेशन करते समय हर स्केलपेल रबड़ जैसा मुलायम हो जाता था और मरीज का शरीर कट ही नहीं रहा था। फॉर्चून टेलर ने डॉक्टर के हाथों को गौर से देखकर कहा, यह काम का तनाव नहीं है। तुम्हारा अवचेतन मन अब चाकू से नहीं, अपने हाथों से इंसानों का मांस फाड़ना चाहता है। डॉक्टर हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल फॉर्चून टेलर बोला,
तुम्हारे हाथ किसी जान बचाने वाले डॉक्टर के नहीं, जल्लाद के लगते हैं। बेहतर होगा खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो भाग खड़ा हुआ। तभी डिटेक्टिव को कॉल आया। दीवार तोड़ दी गई थी। अंदर सचमुच आधा मीटर चौड़ी सीक्रेट जगह मिली, जहां 6 महीने से एक वांटेड अपराधी छिपा हुआ था। दीवार में छोटे छोटे झरोखे और कैमरे लगे थे, और लड़की के सिर के ठीक पीछे बैठकर वहीं हर रात खरोंचता था। यह सुनकर लड़की सदमे में टूट गई। जाते जाते फॉर्च्यून टेलर ने डिटेक्टिव से कहा, उस डॉक्टर के पुराने ऑपरेशन और अस्पताल के आसपास गायब हुए लोगों की फाइलें भी खोलो। शाम तक मैसेज आया कि डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है और उसके बेसमेंट से इंसानी अंगों का भयानक कलेक्शन मिला है। ये पढ़कर फॉर्च्यून टेलर भी सन्न रह गया। रात को वो हॉटपॉट खाने निकला तो देखा पूरा शहर उसी की चर्चा कर रहा था। इंटरनेट ने उसे हाफ इमॉर्टल जांग का नाम दे दिया था, और कोई सिर्फ उसका पता जानने के लिए 20 लाख युआन का इनाम रख चुका था। वो बड़बड़ाया, इतनी फेम तो एग्जाम के रिजल्ट से पहले भी नहीं चाहिए थी। तभी सिस्टम ने नया मिशन दे दिया। स्टारलाइट मीडिया टॉवर के नीचे रात 9 से 11 बजे तक इंटरनेट सेलिब्रिटीज की ब्यूटी, किस्मत और करियर की रेटिंग करनी है। उसने सोचा, वाह, अब मुझे 100 फिल्टर और 200 प्लास्टिक सर्जरी वाले लोगों की सच्चाई बतानी है। सिस्टम को मेरी दुश्मनी पक्की है। जैसे ही वो बैठा, करोड़ों फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर बॉडीगार्ड्स के साथ आई और बोली, मेरी खूबसूरती को 10 में से कितने नंबर दोगे? सिस्टम स्कैन होते ही फॉर्च्यून टेलर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, सिर्फ 2। वो गुस्से से कांप उठी, लेकिन फॉर्च्यून टेलर बोला, एक एक्स्ट्रा नंबर सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम्हारा घमंड ज्यादा ना बढ़े। फिर उसने उसकी 3 बार हुई जॉ सर्जरी, टेढ़ी नाक, फिलर्स, माइग्रेन और असली उम्र 42 साल तक बता दी। वो चीखती रही कि उसकी उम्र सिर्फ 18 है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर ने हंसते हुए कहा, 20 साल पुरानी कमर और गर्दन की बीमारी लेकर 18 साल की बनने का ऑस्कर तो मिलना चाहिए। ऊपर से उसने 3 बच्चों का भी जिक्र कर दिया। उसकी पोल खुलते ही वो भाग गई और भीड़ हंस हंसकर लौटपोट हो गई। तभी एक मशहूर मुकबांग इन्फ्लुएंसर आयांग आया और बोला, अगर मुझे 10 नंबर मिले तो यहीं पूरी शराब की बोतल पी जाऊंगा। उसने गर्व से बताया कि अभी अभी 10 पाउंड लॉबस्टर, 5 पाउंड रोस्ट पोर्क, 2 पाउंड केकड़ा और पूरी शराब की बोतल साफ करके आया है। फॉर्च्यून टेलर ने सिस्टम से उसका शरीर स्कैन किया और सिर्फ 2 शब्द बोले, मौत का पैसा। इन्फ्लुएंसर समझा घर का पैसा कहां है और खुश होकर बोला, हां, मैं तो घर खरीदने वाला हूं। फॉर्च्यून टेलर ने गंभीर होकर पूछा, डिनर में क्या खाया था? जवाब सुनने के बाद उसने कहा, तुम्हारा स्कोर नेगेटिव है क्योंकि तुम मरने वाले हो। आयांग गुस्से से आग बबूला हो गया और बोतल उठाकर पीने लगा। फॉर्च्यून टेलर ने आखिरी बार चेतावनी दी, अभी एम्बुलेंस बुलाओ, पेट साफ करवाओ और इमरजेंसी सर्जरी कराओ, वरना यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। लेकिन उसने एक और घूंट लगाया और अगले ही पल उसके मुंह से सड़ा हुआ भूरा तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। वो घुटनों के बल गिरकर मदद की भीख मांगने लगा और कुछ ही सेकंड में सबके सामने बेहोश होकर ढेर हो गया। पूरा चौक सन्न रह गया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस पहुंची और मुकबांग इन्फ्लुएंसर को अस्पताल ले गई। वहां खड़ी भीड़ अब फॉर्च्यून टेलर को डर और हैरानी से देखने लगी, जैसे उसके मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर हो। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी और तीसरा क्लाइंट उतरकर सामने आया। वो था स्टारलाइट मीडिया का चेयरमैन, चारों तरफ बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। उसने 1 करोड़ युआन का चेक फॉर्च्यून टेलर के सामने रखते हुए कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे पास सच में काबिलियत है। मेरे ऑफिस चलो और मेरी कंपनी का भविष्य देखो। फॉर्च्यून टेलर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बस अपना फोन चलाता रहा। चेयरमैन ने तुरंत रकम बढ़ाकर 2 करोड़ युआन कर दी। साथ ही बोला कि अगर भविष्यवाणी सही निकली तो कंपनी का ऑफिशियल फॉर्च्यून कंसल्टेंट भी बना देगा और सालाना सैलरी जितनी चाहे उतनी खुद लिख लेना। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, अपना चेक अपने पास रखो, मुझे ऐसे पैसे कमाने का शौक नहीं। तुम्हारी चाय बहुत महंगी पड़ती है, उसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता। इतना कहकर वो सामान समेटने लगा और बोला, मेरे काम का समय खत्म हो चुका है। उसने टॉवर की घड़ी की तरफ इशारा किया जहां ठीक रात के 11 बजे थे। फिर मुस्कुराकर बोला, अब तो स्वर्ग का राजा भी आ जाए, उसे भी कल तक इंतजार करना पड़ेगा। चेयरमैन का पारा चढ़ गया। उसने बॉडीगार्ड्स को रास्ता रोकने का आदेश दिया और ताना मारते हुए बोला, लगता है 2 करोड़ भी कम है। जवान हो, मौके का फायदा उठाना सीखो। फॉर्च्यून टेलर हंसते हुए बोला, मुझे पैसे नहीं, सिर्फ जिंदा रहना पसंद है। फिर उसने चेयरमैन की भौहों के बीच देखते हुए कहा,
तुम्हारी बिल्डिंग का फेंग शुई पहले ही टूट चुका है। दुनिया का सारा पैसा भी उस दरार को नहीं भर सकता। चेयरमैन गुस्से में पूछ बैठा, इसका मतलब क्या है? लेकिन फॉर्चून टेलर सिर्फ इतना बोला, अगर जवाब चाहिए तो कल सुबह आना। इतना कहकर वो चला गया और पीछे खड़ा चेयरमैन गुस्से में उबलता रह गया। अगली सुबह फॉर्चून टेलर की आंख खुली तो पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लग्जरी गाड़ियों और गुंडों से घिरा हुआ था। पड़ोसी ग्रुप चैट में रो रहे थे कि बाहर तक नहीं निकल पा रहे। सिक्योरिटी गार्ड भी सोच रहा था कि यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या। चेयरमैन के आदमी रिपोर्ट दे रहे थे कि फॉर्चून टेलर बिल्डिंग नंबर 5 फ्लैट 502 में ही है और रात से बाहर नहीं निकला। चेयरमैन ने आदेश दिया, जैसे ही बाहर निकले, चाहे कूड़ा फेंकने आए या दूध लेने, सीधे गाड़ी में डाल देना। लेकिन दोपहर तक भी फॉर्चून टेलर बाहर नहीं आया। आखिर चेयरमैन ने दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया। तभी अचानक एक एम्बुलेंस आई और डॉक्टर स्ट्रेचर पर फॉर्चून टेलर को नीचे लेकर निकले। चेयरमैन चिल्लाया, बीमार होने का नाटक मत करो, 2 करोड़ कम पड़ गए क्या? लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस चली गई, अंदर बैठे पैरामेडिक ने हंसकर पूछा, सर मेरी एक्टिंग कैसी थी? फॉर्चून टेलर मुस्कुराया, ऑस्कर लेवल, ये लो 2000 युआन बोनस। उधर चेयरमैन इतना भी भोला नहीं था। उसी रात वो फिर वहीं कुर्सी लगाकर बॉडीगार्ड्स के साथ इंतजार करने लगा। आखिर फॉर्चून टेलर खुद उसके सामने पहुंच गया। कॉफी का कप हाथ में लिए उसने मुस्कुराकर कहा, वाह चेयरमैन ली, स्वागत तो ऐसा किया है जैसे मैं कोई सुपरस्टार हूं। लेकिन ये ऊंची मेज हटाओ, मुझे लोगों की आंखों में देखकर बात करना पसंद है। चेयरमैन ने तुरंत नीचे वाली कुर्सी मंगवाई और पूछा, कल तुमने कहा था मेरी बिल्डिंग का फेंग शुई टूट चुका है, उसका मतलब क्या है? उसने बताया कि आज पूरे प्लाजा को खाली करा दिया, सिर्फ उसकी सलाह सुनने के लिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। फॉर्चून टेलर की आंखें फिर नीली चमक उठीं और सिस्टम ने पूरी बिल्डिंग स्कैन कर डाली। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं फेंग शुई नहीं देखता और अब फेंग शुई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह बिल्डिंग गिरने वाली है। चेयरमैन गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला कि उसने हांगकांग के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स से डिजाइन बनवाया है। उसने बड़े गर्व से जेड बेल्ट अराउंड वेस्ट और एनर्जी गैदरिंग जैसी टर्म्स गिनानी शुरू कर दी। फॉर्चून टेलर ने शांत होकर जवाब दिया, एक्सपर्ट बिल्डिंग का फेंग शुई बना सकते हैं, लेकिन इंसान का लालच नहीं बदल सकते। फिर उसने चेयरमैन के माथे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे वेल्थ पैलेस का लाल बैंगनी रंग बता रहा है कि हाल ही में बहुत सारा खून से सना हुआ गैर कानूनी पैसा कमाया गया है। इसके बाद उसने आंखों के नीचे वाले हिस्से को देखकर कहा, चिल्ड्रन पैलेस पर यह आड़ी रेखा बता रही है कि तुम्हारी बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम वाले सपोर्ट कॉलम में पहले से दरार पड़ चुकी है ना? चेयरमैन का चेहरा उड़ गया, क्योंकि यह राज किसी को पता नहीं था। फिर भी वो चिल्लाता रहा कि यह सब बकवास है और बिल्डिंग हर इंस्पेक्शन में पास हुई थी। फॉर्चून टेलर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कौन सा इंस्पेक्शन? वही जिसमें घटिया सरिया लगाया गया, नींव 5 मीटर कम खोदी गई और सच बोलने वाले सुपरवाइजर को नौकरी से निकालकर हादसे के नाम पर मरवा दिया गया। यह सुनते ही चेयरमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फॉर्चून टेलर ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अब यह फेंग शुई का नहीं, फिजिक्स का मामला है। नींव धंस चुकी है, वजन बराबर नहीं बट रहा और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर इस बिल्डिंग को तुरंत मजबूत नहीं कराया तो इसके साथ बहुत सारे लोग भी दफन हो जाएंगे। फॉर्चून टेलर ने अपनी 2 उंगलियां उठाकर चेयरमैन की आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ 3 दिन, बस 3 दिन बाद यह पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी और यह कोई छोटी मोटी दरार नहीं होगी, पूरा स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। उसने सख्त लहजे में आगे कहा, चेयरमैन ली, अब यह कोई बिजनेस डील नहीं रही। तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। अगर यह बिल्डिंग गिरी तो हजारों बेगुनाह लोग मरेंगे और इस प्रोजेक्ट से कमाया गया हर पैसा इंसानी जानों की कीमत होगा। आखिर में तुम्हारी मंजिल सिर्फ जेल की बैरक और कैदियों वाला खाना है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग, जो पहले से लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, चेयरमैन के सारे काले कारनामे रिकॉर्ड करने लगे। चेयरमैन घबरा गया और गुस्से में चीख पड़ा, सब कैमरे बंद करो, लाइव अभी के अभी बंद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फॉर्चून टेलर ने घड़ी देखी और शांत स्वर में कहा, मेरे काम का समय खत्म हो गया है। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने मन ही मन सोचा, आज कम से कम हजारों लोगों की जान बच गई। रात को घर पहुंचते ही वो थक कर बिस्तर पर गिर पड़ा, जबकि सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो आग की तरह फैल चुकी थी। लोग पूछ रहे थे कि हाफ इमॉर्टल जांग आखिर गायब कहां हो गया।
अगली सुबह स्टारलाइट मीडिया के शेयर सीधे जमीन पर आ गिरे और चेयरमैन के घोटाले की खबर से कंपनी में हड़कंप मच गया। तभी शिर्ण परिवार की बुजुर्ग महिला उसके घर पहुंची। फॉर्चून टेलर ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। महिला बोली, मैं तुम्हें बधाई देने नहीं आई हूं। जिन्हाई यूनिवर्सिटी में कुछ अजीब हो रहा है। लाइब्रेरी के छात्र रात में अपने आप पन्ने पलटने की आवाज सुनते हैं और कई मानसिक रूप से टूट चुके हैं। फॉर्चून टेलर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैं फॉर्चून टेलर हूं, भूत पकड़ने वाला प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं। लेकिन महिला ने कहा कि उनका परिवार यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डोनर है और ये घटनाएं उसकी 100वीं सालगिरह बर्बाद कर देंगी। उसने लालच देते हुए पश्चिमी उपनगर की पूरी हॉट स्प्रिंग्स वैली देने की पेशकश कर दी। फॉर्चून टेलर ने बिना पलक झपकाए मना कर दिया। जैसे ही वो कमरे में लौटा, सिस्टम का नया मिशन सामने आ गया। उसे अगले दिन सुबह 7 से 9 बजे तक जिन्हाई यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पर छात्रों की पढ़ाई और करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना था। अगली सुबह वो थिंकर स्टैच्यू के सामने बैठ गया और अपना बोर्ड टांग दिया, एकेडमिक कंसल्टेंट। देखते ही देखते छात्र उसके चारों ओर जमा हो गए। कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और पूरे कैंपस में हाफ इमॉर्टल जांग ट्रेंड करने लगा। पहला छात्र घबराया हुआ आया और बोला, क्या मुझे पीएचडी जारी रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? फॉर्च्यून टेलर ने उसका चेहरा देखकर कहा, तुम्हारी माथे की हड्डी और भौहें बता रही हैं कि तुम जन्मजात रिसर्चर हो। तुम्हारे अंदर लिटरेचर स्टार है, यानी तेज दिमाग और कमाल की एनालिटिकल क्षमता। लेकिन उसने रुक कर कहा, तुम्हारे ऊपर गहरे भूरे रंग की नकारात्मक आभा छाई हुई है जो तुम्हारी अकादमिक जिंदगी को सड़ा रही है। तभी छात्र ने अपनी पीएचडी छोड़ने की आधिकारिक एप्लीकेशन निकालकर दिखा दी। भीड़ फुसफुसाने लगी कि यह तो फिजिक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जीनियस ले हुई है। फॉर्च्यून टेलर ने उसे सामने बैठाकर उसका सिर छुआ और अचानक पूछा, क्या तुम्हारे सुपरवाइजर के बाल कम उम्र में झड़ गए हैं? मुस्कुराने पर मुंह के किनारे गहरी लकीरें पड़ती हैं और नाक के पास बाएं गाल पर काला तिल है। छात्र के होश उड़ गए। कांपती आवाज में बोला, ये तो बिल्कुल मेरे सुपरवाइजर वोंग जांग घोंग का चेहरा है। फॉर्च्यून टेलर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी मेहनत और किस्मत उसी ने चुरा ली है। तुम देवदार के पेड़ जैसे हो जो खुद खड़ा होकर दूसरों को सहारा देता है, लेकिन तुम्हारा सुपरवाइजर बैल की तरह है जो खुद ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों का खून पसीना चूसता है। पिछले 3 सालों से तुमने रिसर्च नहीं की, तुम उसकी मुफ्त की मजदूरी कर रहे थे। यह सुनते ही छात्र की आंखों से आंसू बहने लगे। फॉर्च्यून टेलर ने पूछा, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पर तुम्हारी रिसर्च पूरी हो चुकी है ना? छात्र रोते हुए बोला, सर ने कहा मेरी रिसर्च बेकार है और मुझे सब छोड़कर नए टॉपिक से शुरू करना होगा। फॉर्च्यून टेलर ने सिर हिलाया। उसे तुम्हारी रिसर्च गलत नहीं लगी। वो चाहता था कि तुम हार मान लो और तुम्हारा तैयार काम उसके नाम से छप जाए। फिर उसने साफ कहा, यह यूनिवर्सिटी नहीं, तुम्हारे लिए अकादमिक जेल बन चुकी है। उसने छात्र को सलाह दी, उत्तर की तरफ जाओ, इस सुपरवाइजर को छोड़ दो। आज रात अपनी रिसर्च पेपर जर्मनी की एक मशहूर अप्लाइड फिजिक्स जर्नल में भेज दो। 3 दिन के अंदर तुम्हें पॉजिटिव जवाब मिलेगा। इतना कहकर उसने पीएचडी छोड़ने वाली एप्लीकेशन को कागज का हवाई जहाज बनाया और हवा में उड़ा दिया। छात्र फूट फूट कर रो पड़ा। तभी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वहां पहुंचे और गुस्से में बोले, तुम छात्रों को उनके गाइड के खिलाफ भड़का रहे हो। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ सही और गलत का फर्क बता रहा हूं। फिर उसने नीचे देखकर कहा, सर पहले अपने जूते का फीता बांध लीजिए, वरना इस उम्र में गिर गए तो सिर फूट जाएगा। प्रेसिडेंट ने ताना मारा, मुझे भविष्यवाणी नहीं आती लेकिन फिजिक्स आती है। फॉर्च्यून टेलर हंस पड़ा, रिसर्च जर्नल में पेपर भेजना भविष्यवाणी नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। उस जर्नल का एडिटर पिछले 2 साल से इसी टॉपिक पर अटका हुआ है। उसे ऐसे पेपर की सख्त जरूरत है। प्रेसिडेंट हैरान रह गए। फॉर्च्यून टेलर ने आगे कहा, और आपके दाएं जूते का फीता बाएं से ज्यादा घिसा हुआ है। इसका मतलब हाल में आपके दाएं घुटने में दर्द है और आपने चलने का तरीका बदल दिया है। मैंने छात्र को भागने की नहीं, अपना हक बचाने की सलाह दी है और आपको फीता बांधने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सहारा हैं। अगर आप गिर गए तो पूरे संस्थान की ऊर्जा हिल जाएगी। इसे अंधविश्वास नहीं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। यह सुनकर प्रेसिडेंट भी मुस्कुरा उठे और पहली बार पूरी तरह उसकी बात से सहमत हो गए।
तभी एक अमीर लड़की भीड़ चीरते हुए सामने आई। उसने खुद को ली शुइया बताते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बड़े फॉर्चून टेलर हो तो बताओ, क्या मैं स्टूडेंट यूनियन की लीडर बनूंगी? सही निकला तो पैसे तुम्हारे, गलत निकला तो कैमरे के सामने खुद को फ्रॉड कहना पड़ेगा। भीड़ बोली कि उसके परिवार ने यूनिवर्सिटी को 50 लाख का दान दिया है और एक्सटर्नल रिलेशंस हेड की पोस्ट लगभग उसी के नाम तय है। फॉर्चून टेलर ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, नहीं, तुम हेड तो छोड़ो, साधारण मेंबर भी नहीं बन पाओगी। पूरा कैंपस हंस पड़ा। फिर फॉर्चून टेलर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी काबिलियत अच्छी है लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। ऊंची गाल की हड्डियां और आंखों के पास की रेखाएं बता रही हैं कि तुम रिश्तों का इस्तेमाल करती हो। पिछले कुछ समय से तुम एक नहीं 3 लड़कों को एक साथ घुमा रही हो। फिजिक्स वाला तुम्हारे रिसर्च पेपर लिखता था, पीई वाला तुम्हारे लिए खाना और टेबल बुक करता था, और सबसे बुरा हाल कंप्यूटर साइंस वाले का था। बेचारा 3 रात लगातार जागकर तुम्हारी इलेक्शन प्रेजेंटेशन तैयार करता रहा। इतना सुनते ही पूरी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। फॉर्चून टेलर ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की नहीं, कैरेक्टर की है। स्टूडेंट यूनियन को रोल मॉडल चाहिए, ऐसा इंसान नहीं जो अपने फायदे के लिए लोगों को टाइम टेबल की तरह मैनेज करे। फिर उसने एक और बम फोड़ दिया। तुम्हारे चुनाव वाले प्रतिद्वंद्वी ने तुम्हारे सारे कारनामों की पूरी फाइल बनाकर पहले ही सुपरवाइजर को भेज दी है। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। घबराकर बोली, "उ- उसे ये सबूत मिले कहां से?" फॉर्चून टेलर उसकी मीठी आवाज की नकल करते हुए बोला, जानू, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी और लड़की शर्म से पानी पानी हो गई।